जय हिंद एवरीवन। मैं रुचि सिंह परिहार, फैकल्टी ऑफ त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। तो स्टूडेंट सभी लोग जल्दी से जल्दी क्लास के साथ जुड़ते चलिए। आज का जो हमारा टॉपिक आप देख पा रहे हैं, भोपाल गैस ट्रेजेडी। तो ये जो भोपाल गैस ट्रेजेडी है, इसके पूरे 40 साल जो आपके कंप्लीट हो चुके हैं भोपाल गैस ट्रेजेडी के। तो आज हम उसके बारे में जानेंगे, समझेंगे। इस तरह की और भी कितनी ट्रेजेडीज़ हमारे देश में हुई हैं, इनके क्या नुकसान हैं, और आगे इन फ्यूचर हम ऐसी कौन कौन सी तकनीकें एक तरह से एक देश के रूप में अपना सकते हैं जिससे इस तरह की कोई भी दुर्घटना दोबारा से ना हो। तो इसी को हम जानते हुए समझते हैं कि भोपाल गैस ट्रेजेडी में आखिर हुआ क्या था। तो 40 साल इस ट्रेजेडी के हो चुके हैं। 3 दिसंबर 1984 को ये घटना हुई थी। और कहाँ हुई थी? भोपाल में हुई थी। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि भोपाल गैस ट्रेजेडी में निकलने वाली जो गैस थी, वो गैस का नाम आपको बताना है। तो वो हाईली टॉक्सिक मेथिल आइसोसाइनाइड गैस थी। तो ये जो गैस थी, इसका नाम था मेथिल आइसोसाइनाइड। और ये हाईली टॉक्सिक यानी बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह ये गैस होती है, जो कि एक पेस्टिसाइड प्लांट, जो कि यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड नाम की कंपनी, यूनियन कार्बाइड अमेरिका की जो कंपनी थी, इस कंपनी के द्वारा ही ये जो पेस्टिसाइड प्लांट था, यानी कि वहाँ पे जो पेस्टिसाइड्स बनाए जाते थे, कीटनाशक जो बनाए जाते थे, उन कीटनाशकों को बनाने में ये जो गैस होती थी, प्रयुक्त होती थी। तो इसी गैस के लीकेज का मामला आया था। और ये इतनी अनदेखी मतलब इस मामले में यहाँ पे की गई थी, जिसकी वजह से इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई और इतने ज़्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो लगभग 4 दशक के बाद भी ये जो आपका UCIL है, जो आपका यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड जो कंपनी थी, इसके आसपास आज भी वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलती है, यानी कि वहाँ पे टॉक्सिसिटी, वहाँ पे प्रदूषण देखने को मिलता है। तो ये इट वॉज इंडियाज फर्स्ट मेजर केमिकल डिजास्टर। जितना दुनिया भर में जो केमिकल डिजास्टर हुए ना, तो हम लोग तो केवल सुनते थे। हमारे देश का जो सबसे बड़ा केमिकल डिजास्टर था, वो ये यूनियन कार्बाइड कंपनी का था। इसके अलावा भी हमारे देश में इसके जैसी और कई आपकी त्रासदियां हुई हैं, जो कि एक जैसे 2024 का ही मामला था। चेन्नई में जो अमोनिया गैस लीक आपकी हुई थी, जिसमें पाइपलाइन के डैमेज होने की वजह से, जो साइक्लोन मेचोंग आया था, इसकी वजह से पाइपलाइन डैमेज हुई थी और अमोनिया गैस आपकी लीक हुई थी। अमोनिया गैस बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक गैस होती है। इवन आपके कई पेस्टिसाइड्स में भी अमोनिया का आपका यूज़ किया जाता है। यूरिया में आपका बनाने में अमोनिया का जो यूज़ किया जाता है, तो अगर इसको आप इनहेल कर लेते हैं तो बहुत टॉक्सिक होता है। ठीक है, तो यानी कि बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को ये ख़राब कर देता है। फिर एक और इसी तरह की एक घटना हुई थी 2020 में, वाइजैक गैस लीक, जिसमें स्टाइरीन गैस लीक हुई थी LG पॉलीमर कंपनी के उसमें से। और इस गैस के लीक होने में भी लगभग मतलब आसपास के एरिया में बहुत सारे लोग बेहोश हो गए थे। ऐसी मतलब ये घटना आपकी घटी थी। इसी तरह की एक तुगलकाबाद गैस लीक हुआ था 2017 में, केमिकल मेथिल पायरिडीन यूज्ड इन पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चर। तो आप ये चीज़ देख पा रहे हैं कि इन सभी जो गैस, जो पेस्टिसाइड प्लांट्स हैं जहाँ पे कीटनाशक बनते हैं, वहाँ पे इन गैसों का प्रयोग किया जाता है। और ये गैसें उन्हीं प्लांट्स में से आपकी क्या होती हैं, लीक करती हैं। तो इसके बारे में हम जानेंगे और समझेंगे कि रीज़न क्या है आखिर इस तरह के केमिकल डिजास्टर्स के। तो उन रीजंस को हम समझते हुए चलते हैं। तो प्रोसेस एंड सेफ्टी सिस्टम फेलियर ड्यू टू ह्यूमन, टेक्निकल एंड मैनेजमेंट एरर। तो यानी एक तो ह्यूमन एरर आई, टेक्निकल एरर आई और मैनेजमेंट की एरर आई। जैसे अगर मैं आपको बताऊं भोपाल गैस ट्रेजेडी में, उसमें सिंपल सा ये था कि जहाँ पे वो प्लांट्स में जिनमें उसमें उस गैस को स्टोर किया गया था, वो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा रस्ट कर रहे थे। रस्ट करने का मतलब है बहुत ज़्यादा उनमें रस्टिंग हो रही थी, वो इक्विप्ड थे नहीं। तो कंपनी को चाहिए था कि उसमें और ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करे और इससे एक फुल प्रूफ प्लान लेके आए उनको एक तरह से उस गैस को स्टोर करने के लिए। लेकिन कंपनी ने कहा ड्यू टू द लैक ऑफ फंड्स, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास फंड्स इतने हैं, ज़्यादा है नहीं, जैसा काम चलता है वैसा चलने दो। इस तरह से ये आपका डिजास्टर हुआ था। तो वही चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है कि इंड्यूस्ड इफेक्ट ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज, हैजार्डस वेस्ट प्रोसेसिंग, डिस्पोजल, टेररिस्ट अटैक, इन सब चीज़ों की। टेररिस्ट अटैक भी कभी कभी ऐसी कंपनियों में कर देते हैं कि उनको जाके बस क्या करना है कि बस उस प्लांट में जाके बस थोड़ी सी सेंधमारी करनी और वहाँ पर डिजास्टर, वो तो एक ऐसा डिजास्टर होगा पूरे शहर के लोगों को अपनी गिरफ्त में ले लेगा। तो इम्पैक्ट ऑफ केमिकल डिजास्टर। अब इसके डिजास्टर के इम्पैक्ट क्या होते हैं? ये जो डिजास्टर्स होते
होते हैं ना, इसमें हेल्थ में ऐसा इम्पैक्ट होता है कि केवल जब दुर्घटना घटी उसी समय जो लोग मतलब उसकी चपेट में आए वो नहीं मतलब एक तरह से उसमें जख्मी होंगे, उसमें आने वाली पीढ़ियां तक मतलब एक तरह से क्या हो जाती हैं, कर्स्ड हो जाती हैं। एक्सपोजर टू टॉक्सिक केमिकल्स कैन लीड टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ वुमेन डिटेरियोरेटिंग, रेस्पिरेटरी इशूज, कैंसर एंड जेनेटिक म्यूटेशंस। यानी कि अपने आप ही आपकी बॉडी में जेनेटिक म्यूटेशंस हो जाते हैं। सोचो कितना हार्मफुल है ये। तो जैसे रेडिएशन नहीं निकलता है न्यूक्लियर प्लांट से कि अगर डिजास्टर हो गया तो रेडिएशन, जैसे कि आपका एटॉमिक बम जब आपका गिरा था नागासाकी हिरोशिमा में, तो वहाँ आज भी जो बच्चे मतलब एक तरह से पैदा होते हैं, जेनेटिक म्यूटेशन ऐसा हुआ है कि अंग भंग मतलब एक तरह से क्या हो रहे हैं, जन्म ले रहे हैं। तो जो इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। इवन कैंसर के कॉजेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। स्किन कैंसर, जैसे भोपाल में आज भी लोगों में, उस एरिया के आसपास के लोगों में ये जो कैंसर की समस्या है बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी इशूज़ लोगों को बहुत ज़्यादा आते हैं, अस्थमा की प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब बहुत सारी एंसिलरी इशूज़ हैं जो कि उससे क्या है, एक तरह से जुड़े हुए हैं। अब इन्वायरमेंटल, सॉइल, वाटर एंड एयर कंटामिनेशन फर्दर डिसरप्टिंग इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। तो इस तरह से इन्वायरमेंटल, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है कि जो सॉइल है, वाटर है, एयर है, इन सब का कंटामिनेशन होता है, जिससे क्या होता है, इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी को फर्दर एक तरह से क्या होता है, डिसरप्ट किया जाता है। फिर क्रॉप हेल्थ में क्या देखने को मिलता है, एक्सपोजर टू हैजार्डस केमिकल्स डैमेजेस प्लांट सेल्स, इनहिबिट्स फोटोसिंथेसिस, स्टनिंग ग्रोथ एंड डिक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी। यानी कि एक तरह से प्रोडक्टिविटी उसकी डिक्रीज हो जाती है कुल मिला के प्लांट्स की, और उनकी जो फोटोसिंथेसिस जो प्रक्रिया होती है वो उसी के ज़रिए तो वो अपना भोजन बनाते हैं, है ना। तो वो सारी चीज़ें आपकी क्या हो जाती हैं, डिलेड हो जाती हैं। स्टंटिंग ग्रोथ यानी पौधों की ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो ये चीज़ें देखने को मिलता है। फिर एक टर्म आता है हमारे पास और उसका नाम है बायो एक्यूमुलेशन। तो लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द बायो एक्यूमुलेशन। व्हाट इज बायो एक्यूमुलेशन? रिलीज्ड टॉक्सिन्स कैन एंटर फूड चेन लीडिंग टू बायो एक्यूमुलेशन। यानी कि अब ये फूड चेन में ऐसे पहुंचते हैं, जैसे मान लीजिए घास है ना, उसमें भी एक तरह से इन गैसों का इनका मतलब असर हुआ, उसमें फोटोसिंथेसिस कम हुआ, उसको खरगोश ने खाया, अब इंसान ने खरगोश को खा लिया। तो ये जो आपका है, ये मतलब एक तरह से जो टॉक्सिक मटीरियल है, ये जो 10% का लॉ होता है ना कि 10% एनर्जी इसमें ट्रांसफर होगी, इसमें ट्रांसफर होगी, लेकिन जो टॉक्सिक मटीरियल होते हैं ना वो एक तरह से ज़्यादा बढ़ के एक तरह से ट्रांसफर होते हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं बायो एक्यूमुलेशन। माने कि इससे इसमें 1% आया, लेकिन इससे इसमें मान लो 10% या 5% एक तरह से क्या हो गया, टॉक्सिसिटी बढ़ गई। तो इसको कहते हैं बायो एक्यूमुलेशन। तो ये जो बायो एक्यूमुलेशन आपको देखने को मिलता है फूड चेन में, जो हमें देखने को मिलता है, यानी कि वो जो टॉक्सिक मटेरियल है वो कहाँ पे जगह बना लेता है, हमारे फूड में जगह बना लेता है, हमारे भोज्य पदार्थ में जगह बना लेता है। फिर आगे हम समझते हैं अबाउट मेथिल आइसोसाइनाइड, CH3NCO, मेथिल आइसोसाइनाइड के बारे में समझते हैं। तो ये जो आपका मतलब ये था क्या, ये गैस थी क्या? तो ये एक तो बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल यानी बहुत ही ज़्यादा वाष्पशील है, तुरंत भाप बन के निकल जाती है। कलरलेस है, लिक्विड, दैट इज एक्सट्रीमली फ्लेमेबल। देखिए ये आपके एग्जाम में, आपके साइंस सेक्शन में आपसे पूछा जा सकता है कि ये गैस कैसी थी। तो वॉलेटाइल थी, कलरलेस था और एक्सट्रीमली फ्लेमेबल था, फ्लेम पकड़ने जैसा, एंड पोटेंशियली एक्सप्लोसिव व्हेन मिक्स्ड विद एयर। और एयर के साथ जब ये मिक्स हो जाता है तो पोटेंशियली एक्सप्लोसिव है, यानी कि बहुत ज़्यादा विस्फोट भी यहाँ पे देखने को मिलता है। रिएक्ट्स विद वाटर, वाटर के साथ रिएक्ट करता है, गिविंग ऑफ हीट एंड प्रोड्यूसिंग मेथिल अमाइन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यानी वाटर के साथ रिएक्ट करके ये हीट प्रोड्यूस करता है, साथ ही साथ मेथिल अमाइन जो कि एक और टॉक्सिक मटेरियल है। और जब इस गैस में मतलब ये गैस अगर हवा में घुल गई और ये गैस आपके वेपर का फॉर्म ले ली और उसको हमने सांस के रूप में अंदर लिया, इनहेल किया, इंजेस्ट किया, और हमारी आइज़ में, हमारी स्किन में ये एक्सपोज हुई, तो स्किन में तो अजीब से छाले पड़ जाएंगे और एकदम जैसे नहीं सड़ी हुई गोभी आलू जैसी, मतलब एक तरह से सब्जी जैसी जो स्मेल आती है उसमें, इस तरह की उसमें स्मेल आती है। इसमें एक मूवी भी बनी थी रेलवे मैन करके, उसमें यह था कि अगर इस तरह की गैस जब भी रिसाव होता है तो गीला कपड़ा मतलब एक तरह से करके उसको मुंह पे बांध लेना चाहिए। उससे क्या होता है कि वो थोड़ा सा बस एक तरह से इनहेलेशन में वो मदद मिलती है, और कोई ऐसा नहीं है कि वो एक तरह का ऐसा प्रॉपर मास्क के रूप में काम करता है। तो इनिशिएटिव्स टेकन टू टैकल केमिकल एक्सीडेंट्स। अब हमारे देश ने, हमारी सरकार ने कौन कौन से इनिशिएटिव लिए हैं कि इन फ्यूचर
आगे इस तरह की समस्याएं हमको देखने को ना मिले। तो एनडीएमए गाइडलाइंस यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो हमारी जो गाइडलाइंस हैं, ये जो हमारी गाइडलाइंस हैं ये केमिकल डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर, इनमें इंस्पेक्शन सिस्टम बाय रेगुलेटरी बॉडीज। तो इनमें क्या क्या किया गया कि भाई जो भी केमिकल हमारे जो मतलब फैक्ट्रीज वगैरह हैं, इनमें जो भी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं वो बीच बीच में इंस्पेक्शन करती रहेंगी। इस्टेब्लिश इंफॉर्मेशन नेटवर्किंग सिस्टम विद स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स ऑन प्रायोरिटी बेसिस। राज्यों के साथ, डिस्ट्रिक्ट्स के साथ एक तरह से इंफॉर्मेशन नेटवर्किंग सिस्टम की स्थापना करनी होगी। एक्सप्लोसिव एक्ट 1884 जो हमारा कहलाता है, टू कंट्रोल मैन्युफैक्चर, पोजेशन एंड यूज, ट्रांसपोर्टेशन एंड इंपोर्टेशन ऑफ एक्सप्लोसिव्स, इन सब के बारे में चर्चा की गई है। और जो हमारे केमिकल एक्सीडेंट्स इमरजेंसी प्लानिंग, प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पांस रूल्स 1996 की बात है, तो उसको लेकर यानी कि ये कुछ हमारे कानून बनाए गए हैं। किस चीज़ को लेकर ये सारे हमारे कानून बने हैं? ये कानून हमारे हैं हमारे केमिकल डिजास्टर्स को रोकने के लिए। तो ये थी जानकारी हमारे जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी उसको लेकर। तो इसी तरह की कई सारी जानकारियों को लेकर हम नए वीडियोस आपके सामने लाते रहेंगे। तो आज का ये वीडियो लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।